बच्चों, आज हम लोग विविधता की समझ का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग मित्रता पढ़ चुके हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है इसको पढ़ चुके हैं। पर्व और त्यौहार भी पढ़ चुके हैं और विविधता के प्रति सम्मान। आज हम लोग हमारा टॉपिक यही है, विविधता के प्रति सम्मान। इस और पूरे जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें 4 मित्र रहते हैं और आपस में बहुत ही अच्छी उनमें दोस्ती थी। चारों मित्र का नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी और रॉबिन। ये सबका धर्म, सबका जाति अलग अलग था। नवीन जो था हिंदी बोलता था, रफ़ी जो था वह उर्दू शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता था और शालिनी जो थी वह पंजाबी बोलती थी। रॉबिन अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करता था। सभी की भाषाएं अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते थे और बहुत ही अच्छे से रहते थे। होली का समय था। उस समय नवीन ने सभी मित्रों को अपने घर आमंत्रित किया और नवीन के माँ ने बहुत ही अच्छे होली के दिन पकवान बनाए थे। सभी बच्चों ने मिलकर रंग अबीर खेले और एक दूसरे को गुलाल लगाए। माँ ने सभी को अच्छे से खाना परोसा। सभी ने पुआ पूड़ी सभी पकवान को बहुत अच्छी तरह से खाए। उसी प्रकार जब क्रिसमस का दिन आया तब रॉबिन ने अपने मित्रों को अपने घर बुलाया। उसकी माँ ने भी क्रिसमस की पार्टी रखी हुई थी और क्रिसमस ट्री सजाया हुआ था उसके घर। क्रिसमस के दिन पेस्ट्री, केक वगैरह बना हुआ था। उसने सभी बच्चों को खाने को दिया। सभी बच्चे बहुत पसंद किए और सबने बहुत ही अच्छे से क्रिसमस मनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सभी त्यौहार, सभी धर्म के लोग सभी त्योहारों को अच्छी तरह से मनाते हैं। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, किसी भी धर्म को मनाने वाला हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर त्यौहार का आनंद लेते हैं। आइए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है कि आप गर्मी के छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं। तो जाहिर है कि गर्मी की छुट्टी में या तो हम आउटडोर कहीं घूमने जाते हैं या फिर अपने गांव जाते हैं। माता पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखे जो विविधता को दर्शाती हो। कैसे विविधता है इनको दर्शाते हुए एक कोई भी कहानी जो आपके आसपास दिखता हो उसको लिखना है। एक कहानी, जब हम लोग विद्यालय भ्रमण पर कहीं जाते हैं तो उस समय विभिन्न विद्यालय के लोग, विभिन्न जगह के लोग भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चा भ्रमण करने के लिए राजगीर गए। उसी प्रकार और भी जगह के बच्चे वहाँ जाते हैं। तो कोई भोजपुरी बोलता है तो कोई मिथिला बोलता है, कोई मैथिली बोलता है तो कोई हिंदी बोलता है। तो जो भोजपुरी बोलता है और जो मैथिली भाषा बोलता है तो उन लोगों की भाषा अलग होती है और वे एक दूसरे से, मतलब हम जहाँ रहते हैं तो हम अपने आसपास की ही भाषा जानते हैं और जो दूसरे जगह के लोग रहते हैं वो अपनी भाषा जानते हैं। लेकिन हिंदी तो प्रायः सभी लोग बोलते हैं, सभी भारतवर्ष में सभी बोलता है। तो उनको देख करके एक लड़का बोलता है कि वह दूसरे जगह से आया हुआ है, उसकी भाषा दूसरा है और हमारी भाषा दूसरा है। दूसरी भाषा होने के बावजूद भी उन दोनों में एक साथ जब 2 बच्चे आते हैं तो आपस में बोलचाल करने लगते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। तो जब शिक्षक के पास पहुंचते हैं तो शिक्षक बताते हैं कि हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। हमारे देश में, पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। जो हमारा देश है बहुभाषी है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज किया जाता है। बिहार में
बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। पंजाब में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। असम में आसामी, महाराष्ट्र में मराठी। इस प्रकार बहुत सारी भाषाएं हैं। भेदभाव एवं असमानता। हमारे यहाँ विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है जिससे हमें बहुत दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ मानते हैं और समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, निस्वार्थ आदि के कारण भेदभाव, असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव गरीबी अमीरी का हो सकता है, अनपढ़ और पढ़े लिखों का हो सकता है, स्वर्ण और दलितों का हो सकता है, महिला और पुरुष का हो सकता है। हमारे देश में असमानता है। यहाँ एक राम जी की कहानी दी हुई है। राम जीवन की कहानी, इस कहानी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं। उनके घर 10 वर्षों के बाद लड़की का जन्म होता है। वह बेटे की चाह रखते थे और बेटी पाकर भी वे संतुष्ट नहीं थे। 1 वर्ष बाद पुनः उनके घर दूसरी बेटी होती है। वह काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो बहुत ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, मिन्नत करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक तीसरा बेटा का जन्म होता है। वह बहुत ही खुश होते हैं, पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं। बेटियों के साथ और बेटों के साथ उनका व्यवहार जो था बहुत ही 2 तरह का था। जैसे बेटी को कम प्यार करना, बेटे को ज़्यादा प्यार करना, बेटी को कम पढ़ाना लिखाना, उसके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान न देना और बेटे के पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी ध्यान देना। बेटियां जो थी घर का पूरा काम करती थी, उसके बावजूद भी खुद से पढ़ाई पर ध्यान देती थी। बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता था। वह बदमाशी भी बहुत करता था, लड़ाई झगड़ा भी बहुत करता था, फिर भी उसको ही ज़्यादा महत्व देते थे। बेटा और बेटी में यह जो भेदभाव है यह लैंगिक असमानता को दर्शाता है। हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी रीतियां हैं जो देखने को मिलती हैं। यह इससे स्पष्ट होता है कि समाज में शिक्षा की कमी और आर्थिक पिछड़ापन ही भेदभाव का कारण है। अगर हमारे समाज में सभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो ऐसी भेदभाव नहीं होगी। आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ये पिक्चर उनका देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे एक दलित परिवार से आते थे। दलित और गरीब होने के बावजूद उन्होंने ऊंची शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पढ़ाई को बहुत ही आगे सुचारू रूप से चलाते गए और बाद में वकील बने। शिक्षा ने इनको ऊपर उठाया और अवश्य उन्हें अपने को समाज में स्थापित करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि भारत संविधान बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। ये महार जाति के थे। महार जाति जो होता है वह अछूत माना जाता था। उनके पास जमीन नहीं होती थी। जो इनके काम पिताजी करते थे वही काम उनको करना पड़ता था। उन्हें गांव में जाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष करके अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। उन्होंने कॉलेज और स्कूल भेजने के लिए दलित बच्चों को प्रोत्साहित किया। जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। शिक्षित होकर दलितों
के मंदिर में जाने का जो